नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है तो थोड़ा अलग बात करने का मूड है हमारा। तो शाश्वत ने सुझाव दिया कि हम कुछ इंटरनेशनल स्टॉक के बारे में बात करें। तो उन्होंने बफेट के बारे में सोचा और लोग समझते हैं कि ये बफेट का फेलियर है, लेकिन डील तो फेल हो गया होगा, फिर भी बफेट जीत गए इस डील में। हमने सोचा कि ये डील को एनालाइज करें। एक डील है हेइंस क्राफ्ट। हेइंस एक बड़ा सॉस मैन्युफैक्चरर है अमेरिका में। एक बड़ा ब्रांड है, नंबर वन ब्रांड है सॉस का। और क्राफ्ट एक बड़ा चीज़ कंपनी है। तो इस दोनों को बफेट ने खरीदा अपने एक पार्टनर के साथ, दोनों को मर्ज किया और वो कंपनी आज भी चल रहा है। इस कंपनी में वॉरेन बफेट का 27% स्टेक है। रिसेंटली उन्होंने अपने 2 बोर्ड सीट को भी रिज़ाइन कर दिया और बाहर आ गया। मार्केट में न्यूज़ है कि ये दोनों स्प्लिट हो रहे हैं और क्या बफेट इस डील में खोया है या प्रॉफिट बनाया है, इसके बारे में हम देखेंगे और इसका मर्जर के बारे में भी देखेंगे। तो मेरा साथ मेरा काबिल दोस्त शाश्वत स्वामीनाथन है। वो सवाल पूछेंगे, उनका इनसाइट देंगे, मैं अपना इनसाइट दूंगा। ठीक है। तो पहले इस मौके पर मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने साल के बाद वो क्यों अंडू कर रहे हैं जिस मूव उन्होंने 2015 में किया था। ये 2013 का पहला स्टोरी है। 3G कैपिटल नाम का एक कंपनी है, जहां एक ब्राज़ीलियन टेनिस स्टार का कंपनी है। उन्होंने बफेट से आके एक डील दिया कि हम दोनों मिला के हेन्स को खरीद सकते हैं और मेरा कंपनी हेन्स को चलाएगा। तो 2013 जून में उन्होंने हेन्स को खरीदा। इसमें बफेट ने लगभग $4.5 बिलियन लगाए, $4.3 बिलियन। 3G कैपिटल ने भी कुछ पैसा लगाया और बैलेंस को डेट में अज्यूम किया। तो 2015 में हुआ क्या कि उन्होंने क्राफ्ट को भी खरीदा। इस समय बफेट का और पैसा डाला बफेट ने। बफेट का इन्वेस्टमेंट $9.8 बिलियन तक चला गया। 10 साल बाद कुछ बड़ा वैल्यूएशन बढ़ा नहीं, सिर्फ 60% बढ़ा है वैल्यूएशन। और ये डील फेलियर है। और अभी न्यूज़ आ रहा है कि फाइनेंशियल टाइम्स और इकोनॉमिस्ट में आया है कि मैनेजमेंट ये सोच रहा है कि कंपनी को दो करा दें, कि जिसमें हाई एंड मार्जिन सॉसेस और स्प्रेड्स को एक कंपनी और ग्रोसरी और लंच प्रोडक्ट्स को एक कंपनी। लेकिन मुझे पता नहीं उनका क्राफ्ट प्रोडक्ट किधर जाएगा, ये अभी तक मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि क्राफ्ट इसमें सबसे बड़ा ब्रांड है चीज़ का। अब जब तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मार्केट कैप नहीं गया, मार्जिन्स नहीं गया, तो ये बड़ा प्रॉब्लम था। आपको याद होगा कि केलोनोवा और केलॉग में स्प्लिट किया। मार्स ने एक कंपनी को खा लिया और दूसरा कंपनी ने दूसरा को खा लिया। फेरोरो। फेरोरो ने दूसरे को खा लिया। अभी केलॉग नाम का कोई कंपनी नहीं है, सिर्फ ब्रांड है। सीरियल मेकर को किसी ने खरीद लिया और जो बैलेंस प्रोडक्ट्स था उसको किसी ने खरीद लिया। वही होने वाला है अभी। इन दो लोगों ने यूनिलीवर को अक्वायर करने के लिए कोशिश किया 2017 में, ताकि यूनिलीवर को भी इसमें मर्ज करें। लेकिन यूनिलीवर ने टला नहीं और वो इंडिपेंडेंट रहा। यूनिलीवर ने इस समय दुगना रिजल्ट कर दिया, 1 का 2 हो गया। तो रिटर्न अच्छा नहीं है, लेकिन बफेट का अच्छा रिटर्न मिला। बफेट ने जो $9 बिलियन डाले, इस 15 साल में उन्होंने $6 बिलियन डिविडेंड में वापस ले लिया। तो लगभग 70% जो उन्होंने इन्वेस्ट की वो वापस डिविडेंड में आ गया। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने $8 बिलियन लेन की। जब क्राफ्ट ने खरीदा तो उन्होंने $8 बिलियन प्रेफरेंशियल कैपिटल दिया और वो लगा लगभग 10% इंटरेस्ट में। तो 3 साल में लगभग $2.4 बिलियन उनको इंटरेस्ट मिल गया और प्रिंसिपल भी रिडीम हो गया। तो 2.4 बिलियन 10% गुड रिटर्न था। सो उसमें भी पैसा मिल गया 2.4 बिलियन। अगर कैपिटल वापस नहीं आया अभी, उन्होंने 6 + 2.4 8.4 कमा लिया और अब जस्ट बाकी है उनका कैपिटल 1 बिलियन और 2 बिलियन।
जब ये डीमर्ज होगा उनका 27% दोनों कंपनी में होगा और वैल्यू भी अनलॉक हो गया। तो इस सब मॉरल ऑफ द स्टोरी दो हैं इसमें मेरे ओपिनियन में, उसके बाद आप पूछना। मॉरल ऑफ द स्टोरी वन कि दो मीडियाकर कंपनी थे, हेन्स भी मीडियाकर था, क्राफ्ट भी मीडियाकर सेल्स था, पर ब्रांड प्रेजेंस स्ट्रांग है। ब्रांड प्रेजेंस था, लेकिन प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं जैसा आज कोका कोला और पेप्सी का हाल है। इन दोनों मीडियाकर कंपनीज को मर्ज करने से एक ग्रेट कंपनी आएगा। टू मीडियाकर कंपनीज मेक अ थर्ड मीडियाकर कंपनी, वही हो गया। सेल्स बढ़ा नहीं, वॉल्यूम्स बढ़ा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो जो 1+1 इज नॉट इक्वल टू 2 हो गया, तो वापस उसको ब्रेक कर रहे हैं ताकि वैल्यू अनलॉकिंग हो। बफेट का 27% बरकरार है। अगर वैल्यू अनलॉकिंग होती है, वो 9 बिलियन उन्होंने भेजा, अगर उनको दुगना मिल गया $20 बिलियन, उसके साथ वो डिविडेंड्स को लगाओ, तो उन्होंने खुद अपना पैसा बना ली। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप बफेट जैसा प्लेयर को कॉपी नहीं कर सकते। हम छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं, शायद एच भी हो, लेकिन हमारा पास इतना पैसा नहीं है कि हम इस डील जैसे से इसको इन्फ्लुएंस कर सकें। तो आपके पास $8 बिलियन फेयर चेंज नहीं है जो डाल के आप 10% रिटर्न दे सकते हो। 3G कैपिटल के पास भी नहीं था। इसके बाद उन्होंने अपने बैलेंस शीट में बोला कि इन्हें बहुत पैसा मैंने दे दिया, उसको राइट डाउन भी किया, वैल्यूएशन को राइट डाउन भी किया। तो उन्होंने मुनाफा ही मुनाफा पाया, क्योंकि ही इज़ बिग इन साइज और वो बड़ा पैसा डाल सकता है। अभी भी जो नंबर्स हम बात कर रहे हैं, 7 बिलियन 2 बिलियन सब मिला के, दोनों कंपनी को कम्प्लीटली वो प्राइवेट ले सकते हैं। उन्होंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल में ऐसा ही किया था। प्रॉक्टर एंड गैम्बल में उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट था। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कोविड के बाद चेंज करना चाहता था, तो उन्होंने कहा कि हम ड्यूरासेल बैटरी को बेचने वाले हैं। तो बफेट ने बोला आप मुझे पैसा दे दो और ड्यूरासेल बिजनेस दे दो। इन दिनों पैसा ड्यूरासेल और ड्यूरासेल चलाने के लिए कुछ पैसा दे दो। तो उन्होंने कैश ले लिया अपने स्टॉक के लिए, बड़ा स्टॉक था इसीलिए ड्यूरासेल भी ले लिया। बफेट का लॉजिक था उस समय 10-15 साल पहले कि लोगों टीवी रिमोट तो चलाएंगे चलाएंगे। प्रॉक्टर एंड गैम्बल का था कि ये 1A2 बैटरी, अल्कलाइन बैटरी का टाइम हो चुका है और इसमें लाभ नहीं होगा। बफेट का सिगरेट बट ट्रेनिंग काम में आया। उसने सोचा कि एक दिन अचानक बैटरी का डिमांड ख़त्म नहीं होगा, 100 और 10-15 साल के लिए जाएगा। तो जिस पैसा उनको फ्री में मिल रहा था, उससे वो 3 पफ ले सकते हैं और पैसा भी ले सकते हैं। अभी 10 साल के लिए बाद भी वो आज भी बैटरी बेच रहे हैं। आज भी आप मार्केट जाओ, ड्यूरासेल बैटरी मिलेगा, वो डोमिनेंट प्लेयर है मार्केट में। सो वैसा ही मैं ये सोच रहा हूँ, अगर डील चाहता है, वो बोल सकते हैं वो लॉस मेकिंग बिजनेस ग्रोसरी बिजनेस है, उसे मुझे दे दो। उनके पास डेयरी क्वीन है, अदर ब्रांड्स हैं, उसके साथ वो इसको भी चला सकते हैं शायद। या वो सोच सकते हैं कि मेरा उम्र हो गया, मैं तो रिटायर होने वाला हूँ, अगर ये 70 साल का बफेट होता तो ये करता। अब तो टेटकॉम चलाएगा, सो टेटकॉम डिसीजन लेंगे, ये भी पॉसिबल है। जो भी हो, उनके लिए ये अच्छा डिसीजन है। लेकिन जो जिन्होंने क्राफ्ट का शेयर होल्डर था, उनके लिए ये बुरा डिसीजन था, ये मर्जर, और वैल्यू अनलॉकिंग में उसका भी कुछ बड़ा रिटर्न नहीं आ सकता है। इस आने वाले वैल्यू अनलॉकिंग में। लेकिन अगर उन्होंने 3G को लॉस हुआ, क्राफ्ट शेयर होल्डर को लॉस हुआ, पर 3G ने आई थिंक 2023 में एग्जिट हुए। लास्ट में एग्जिट किया ना, हम्म। सो प्रॉफिट किसको मिलता है? बफेट को ही मिलेगा। हाँ, तो अब मैं पूछना चाहता था कि क्या क्राफ्ट हाइंस जो दो एंटिटीज़ में डीमर्ज होने वाले हैं, इस समय पर क्या उन स्टॉक होल्डर जो हैं उनको वैल्यू अनलॉक की प्रोपोजिशन आएगा या फिर नहीं? मेरा सामने कुछ पैसा मिलेगा क्राफ्ट में, ठीक है। लेकिन रियल वैल्यू अनलॉकिंग होगा हिंट्स में। ठीक है, क्योंकि आप केलॉग्स के डील के बारे में बात किए थे, तो उस डील में भी जब फेरोरो और मार्स ने उस दोनों एंटिटी को स्वॉलो की, उस समय
शेयर होल्डर्स को अच्छा मुनाफा मिला। अच्छा मुनाफा मिला क्या है? मैंने डील को देखा नहीं। हाँ, क्या कैश मिला या शेयर्स मिला? बिकॉज मार्स एक प्राइवेट एंटिटी है तो So शेयर्स क्या? मिल नहीं सकता है। सो कैश ही मिला होगा। हाँ, फेरोरो में कैश मिला या स्टॉक्स मिला? तो दोनों जगह कैश मिला। उस कैश से इन्वेस्टर क्या किया, यही प्रॉब्लम है। मतलब वो कैश को उन्होंने री इन्वेस्ट किया तो अच्छा है। हाँ, बफेट का डील ये है, बफेट का कहना ये है, और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, अगर आपके पास कैश आता है, क्या हम कैश को डिप्लॉय करेंगे या कैश को खर्च कर लेंगे? हाँ, रिटेल इन्वेस्टर का प्रॉब्लम ये है, फंड मैनेजर का डिफरेंट है। हम रिटेल इन्वेस्टर हैं। डिविडेंड को आप डिसिप्लिनली वापस इन्वेस्ट नहीं मार्केट करते, में। इन्वेस्ट हाँ, नहीं करते हो, तो आप खर्च कर लेते हो। यही प्रॉब्लम है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपके पास 1000 शेयर्स हैं, आपको $10,000 आ गया वापस, वो $10,000 वापस मार्केट में ही डालोगे, उसे खर्च कर दोगे। नहीं, पर मैं पूछ क्या रहा हूँ कि जो अब लोग हैं निवेशक, क्या वो क्राफ्ट हाइंस खरीद कर इंतज़ार कर सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, नहीं। ये एक मीडिया कर डील को सैल्वेज करने की कोशिश हो रही है। तो जिन लोग के पास ऑलरेडी था, वो वेट करें। ठीक है, और जिन लोग एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।